नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनने के बाद अजय टम्टा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। इस दौरान क्या कुछ कहा अजय टम्टा ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सड़क व परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा जी। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग में काम करने का अवसर दिया है। अभी मैं पिछले 2-3 दिन से आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ भी हमने एक बैठक की, आपस में भी हमने अधिकारी कर्मचारियों के साथ अलग से भी बैठना हुआ है। और पूरे देश भर के हमारे रोड नेटवर्क को, जो हमारे NH के हैं, NHIDCL के हैं, हमारे BRO के हैं, और जो स्टेट सेक्टर की भी रोड है उसको भी हमने काफ़ी जानकारियाँ ली हैं। और जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम पिछले 10 सालों के अंदर हुए और वो अपने आप में एक विशेष प्रकार का इतिहास बन रहा है। अब चूंकि मुझे जिम्मेदारी दी तो मैं इतना कह सकता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि इसमें मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह जगह काम रोड्स के अलग अलग स्टेट के अंदर कई रोड हैं। तो इनको देखते हुए हम और क्या मेहनत करके इसमें और अपना भी योगदान दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को, माननीय नितिन गडकरी जी के पिछले 10 साल के कालखंड में जितने काम हुआ उसको हम भी पूरे तरीके से, मैं भी अपने तरीके से पूरी ताकत दूंगा और खूब मेहनत करके इसको और अच्छे से काम हो, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सर, अगले 100 दिन का क्या विजन रहेगा? क्योंकि अभी 2 दिन हुआ है, कल भी हम बैठने वाले हैं, फिर माननीय मंत्री जी के साथ बैठ करके आने वाले समय के लिए क्या हम काम करने वाले हैं उस पर हम और चर्चा करेंगे। और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक का माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस दिशा में हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर रोड का कैसा रहेगा, उस दिशा पर हम बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या होना है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो विजन यही है कि हम अगले सत्र में, अगले सालों में जो काम हमारे चल रहे हैं उनको जल्दी से तेज गति में आगे बढ़ाएं, वही हमारा लक्ष्य रहेगा। सर, आप उत्तराखंड से आते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको चुन के भेजा है। उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे आप? उत्तराखंड के लिए मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल वेदर ने पूरे उत्तराखंड का चित्रण बदल दिया है। हमारी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को जो बेहतर बनाने का काम किया है। तो आज हमारे 4 धाम है, वहाँ हमारे तीर्थयात्री जो है ऐतिहासिक रूप से जितना तीर्थयात्री आ रहे हैं वो अपने आप में इतिहास बन रहा है। और वहीं मेरा भी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल मिला के है, तो मेरे आदि कैलाश में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जोलिंगकोंग आए, वहाँ तक हमको रोड दी। और अंतिम गांव गुंजी में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और वहाँ तक हमको सड़क देना, और वाइब्रेंट विलेज के साथ साथ अंतिम गाँव को भी पहला गाँव देश का घोषित करके, और उसके डेवलपमेंट के लिए जो वाइब्रेंट विलेज जितने भी बॉर्डर एरिया के गांव हैं उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक ताकत दी गई। और जो रिवर्स पलायन हमारा, वहाँ पर हमारे होम स्टे बन रहे हैं। जो पहले 1500-1600 लोग आते होंगे आदि कैलाश के दर्शन करने, जो पैदल आते थे, आज रोज जो है 2000 की संख्या के लोग लगभग आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो आदि कैलाश के लिए, कैलाश मानसरोवर, ओम पर्वत के लिए, गुंजी के लिए, कुट्टी के लिए, ऐसे ही हमारे नए डेस्टिनेशन के रूप में, नए तीर्थयात्री के तीर्थ स्थान के रूप में एक नई पहचान सबकी अप्रोचेबल रही है, जिससे एक बहुत बड़ा इतिहास बन रहा है। सर, 4 धाम यात्रा बड़ा चैलेंज है और सरकार भी काम कर रही है, लेकिन राफ्टिंग व अन्य कारणों से सर जाम की समस्या रहती है। तो चौड़ीकरण का सबसे बड़ा मुद्दा है और आप अब ये मंत्रालय भी आपको दिया है। जी, ये मंत्रालय भी दिया है। तो इसको हर तरीके से हम बेहतर बनाएंगे जो टूरिज्म के सेक्टर में है। और बाकी जो आपने अब शंकाएं व्यक्त किया, मैं इन सब पर हम लोग ध्यान देते हुए आगे इस पर अधिक मजबूती के साथ काम करते हुए, मेरा भी लक्ष्य वही है कि हम उत्तराखंड के विकास के साथ साथ पूरे देश के विकास में भी रोड मार्गों के माध्यम से अच्छे काम करें, कनेक्टिविटी अच्छी हो। और पिछले 10 सालों के अंदर हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी जहाँ रोड नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी बेहतर हुई है, तो वहाँ हमारी रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी हुई है। हमारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का लगभग काम हमारा पूरा होने वाला है। ऐसे हमारे रामनगर से चौकुटिया गैरसैंण का टेंटेटिव सर्वे हो गया है। बागेश्वर
और टनकपुर का हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज बेहतर रोड, अच्छी रेल मार्ग, एयर कनेक्टिविटी भी है हमारी पिथौरागढ़ से। हमारे हमारा जौलीग्रांट हवाई अड्डा है, वहाँ से पहले कम फ्लाइट्स थी, आज 28-29 फ्लाइटें हमारी चल रही हैं। तो उत्तराखंड अपने आप में एक अलग राज्य के रूप में उभर रहा है, और उसमें जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे योगदान है, और उसी प्रकार से मेहनत करके हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी भी काम कर रहे हैं। स्वयं मेरे पास भी अभी जिम्मेदारी, तो हम और ताकत के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर देखा, ये थे हमारे साथ केंद्रीय सड़क व परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा जी, जिन्होंने बड़ी ही बाकी से हमसे बातचीत की है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता दें, आज डोईवाला के कालूवाला में जल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस दौरान हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी सिंचाई नहर हेड का लोकार्पण करेंगे। तो ये बड़ी सौगात आज डोईवाला को मिलने वाली है। डोईवाला के कालूवाला में जल उत्सव का आयोजन होना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि डोईवाला की जनता को यह बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सीएम धामी सिंचाई नहर हेड का आज लोकार्पण करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य की योजनाओं, रेल योजनाओं, एयरपोर्ट विस्तार से लेकर इंटरनेशनल उड़ानों को लेकर एक बड़ा पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही दिल्ली के दौरे पर रवाना होने वाले हैं, और वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के हित के लिए कई योजनाओं और परियोजनाओं की मांग करेंगे। इसके साथ ही चल रहे प्रोजेक्ट्स का भी वो अपडेट लेंगे, और जो अपडेट है वो केंद्र को देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर भी खुशी जताई है कि सड़क परिवहन मंत्रालय में अब उत्तराखंड के सांसद को भी बतौर मंत्री मौका मिला है। इसका फायदा राज्य को मिलेगा और सड़क नेटवर्क मजबूत होगा। साथ ही पुरानी सड़कों को और बेहतर किया जाएगा। देखिए, एक तो चूंकि काफ़ी सारे जो पहले से काम चल रहे हैं, हमारे यहाँ की बहुत सारी परियोजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के 9 प्रमुख कामों को अपने 9 रत्नों में शामिल किया है, विकास के 9 रत्नों में शामिल किया है। उन सब पर मैं बात करूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा जल्दी से जल्दी हो। इसी प्रकार से जो देहरादून से हमारी कई सारी हवाई सेवाएँ और प्रारंभ होनी है, उसके लिए भी अनुरोध करूंगा। साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होनी है, कुछ उसमें हमारी औपचारिकताएं बची हैं, काठमांडू और इत्यादि जाने के लिए चूँकि इमिग्रेशन का खुलना है, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है जल्दी से वो हो जाए। पंतनगर का हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, उसके लिए समस्त औपचारिकताएँ जो राज्य सरकार की तरफ से की जानी है लगभग पूरी हो गई हैं। केंद्र से हम अनुरोध करेंगे इसी प्रकार पिथौरागढ़, चिन्याली, सौड़ और गौचर ये हवाई पट्टी भी हमारी संचालित हों। वहीं मसूरी में कई समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगरपालिका के सभागार में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के पर्यटन सीजन को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त तैयारी न किए जाने को लेकर जमकर फटकार भी लगाई। साथ ही दिए गए कार्यों को की भी समीक्षा की, और साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि जो भी निर्देश उन्हें दिए जा रहे हैं उन सभी कार्यों को तय समय सीमा कर पूरा किया जाए। ये अधिकारी इसी बात की तनख्वाह लेते हैं कि जनता की सेवा करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, जन समस्या का निदान करें। और भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आपने देखा होगा अगर कोई छोटी हुई घटना होती है तो मुख्यमंत्री, अगर आपने देखा होगा सिलक्यारा के अंदर लोग क्यों मंगा रहे थे, मुख्यमंत्री जी वहां पर थे। मेरे क्षेत्र में आपदा आई, मैं 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच गया था। तो जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर हम काम करते हैं। और आज मैंने मसूरी की समस्याओं को लेकर ये समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। जो पिछली बैठक में हमने फैसले लिए थे उसका क्या क्रियान्वयन हुआ और आगे मसूरी के लिए बेहतर के लिए क्या किया जा सकता है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से बड़ी खबर आपको बता दें। मॉनसून सीजन के लिए
हेली सेवा खोली जाएगी। केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। 21 जून से 14 सितंबर तक के लिए बुकिंग जो यात्री हैं वो कर सकेंगे। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड नागरिक उद्यान विकास प्राधिकरण की ओर से बड़ी खबर, जहां मॉनसून को देखते हुए, क्योंकि जुलाई और अगस्त के महीने में उत्तराखंड में मॉनसून सीजन की शुरुआत हो जाती है, मॉनसून को देखते हुए केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग की भी शुरुआत होगी। 21 जून से 14 सितंबर तक जो यात्री हैं वो हेली सेवा की बुकिंग कर सकेंगे। अगली खबर चमोली से है, जहां उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी हाईकमान ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी हाईकमान की तरफ से प्रत्याशियों के नामों का यहां पर ऐलान हो गया है। बद्रीनाथ विधानसभा से बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिया है। राजेंद्र भंडारी बीजेपी से प्रत्याशी होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई है। बद्रीनाथ विधानसभा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को उतारा है। आपको बता दें कि राजेंद्र भंडारी इससे पहले कांग्रेस में थे, बद्रीनाथ से वो विधायक भी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था, जिस वजह से बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता अभय कैंतुरा का रुख करेंगे। अभय, जिस तरह से उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रत्याशियों के नाम का यहां पर ऐलान कर दिया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसको लेकर सियासत इस समय गर्म हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। बद्रीनाथ सीट पर जो 4 नंबर की सीट आती है, उस सीट पर पार्टी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा है। और बीजेपी की तरफ से शुरू से ही उनको प्रबल दावेदार के रूप में यहाँ पर माना जा रहा था। और लोकसभा चुनाव में जब उनके द्वारा पार्टी का दामन थामा गया था, तो उसका लाभ बीजेपी को इस सीट पर बढ़े हुए मत प्रतिशत के रूप में, वोट मिलने के रूप में यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा मंगलौर विधानसभा सीट पर एक जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनका जो नाम यहाँ पर है, वो उत्तराखंड की राजनीति के लिए चौंकाने वाला नाम यहाँ पर कह सकते हैं। करतार सिंह भड़ाना बड़े राजनीतिक रूप में माने जाते हैं, लेकिन जो उनके जो राजनीतिक का जो उनका जो जीवन रहा वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में रहा। उत्तराखंड से उनका कोई संबंध इससे पहले राजनीति में यहाँ पर नहीं रहा था। उनको इस बार पार्टी ने मंगलौर सीट पर चुनाव प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि करतार सिंह भड़ाना अगर मंगलौर सीट पर चुनाव जीतते हैं, तो फिर मंगलौर सीट कभी भी बीजेपी के पास इससे पूर्व में नहीं रही है। इस बार वो चमत्कार यहाँ पर हो सकता है। जबकि इस सीट पर जो दिवंगत विधायक रहे बसपा के हाजी सरबत करीम अंसारी, उनके वो बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी से आते थे, और इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने दिवंगत विधायक अंसारी के बेटे उर्दुन रहमान को यहाँ पर टिकट दिया है। और जबकि दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिससे सीधा मुकाबला यहाँ पर कहा जा सकता है, चाहे मंगलौर सीट पर हो या बद्रीनाथ सीट पर हो, वहां पर अभी कांग्रेस की तरफ से ना तो प्रत्याशी घोषित किए गए और ना ही प्रत्याशियों के नामों का कोई पैनल पार्टी हाईकमान को भेजा गया। अभी कांग्रेस की सुस्त जो चाल है, वो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बना है। क्योंकि अब पार्टी ने जब चुनाव की तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है, नॉमिनेशन की तारीखें आज से यहाँ पर शुरू हो गई, तो पार्टी की तरफ से सिर्फ पर्यवेक्षक बनाने का काम यहाँ पर किया गया है। बद्रीनाथ की बात करें और मंगलौर, दोनों ही ये सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जब 2022 में हुए थे, बीजेपी हारी थी। लेकिन बद्रीनाथ में अब की बार उन्हें राजेंद्र भंडारी का साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिला है। लेकिन मंगलौर की बात करें, जिस तरह से जो पूर्व विधायक थे करीम अंसारी, उनके बेटे को बीएसपी ने टिकट दिया है। वहीं जिस तरह से आपने भी समझाया कि बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, उनका उत्तराखंड में उतना जनाधार नहीं है। तो किस तरह से देखें मंगलौर और बद्रीनाथ का रण, और कितनी बीजेपी के लिए यहां पर चुनौती, क्योंकि दोनों ही सीटें 2022 में बीजेपी हारी थी। देखिए, अब ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बद्रीनाथ सीट पर पार्टी ने जिनको यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है, बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को, अब उनका मुकाबला सीधे तौर पर इस सीट पर कांग्रेस से यहाँ पर होगा।
बद्रीनाथ सीट पर यह कहा जा सकता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी दोनों ही इस तरीके से वहां पर सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं। पिछली बार कांग्रेस के विधायक वहां पर थे, लेकिन उनकी तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले ही ये कह सकते हैं कि पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया गया था। और इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं लखपत सिंह बुटोला, उनको प्रबल दावेदार के रूप में इस बार चुनाव मैदान के रूप में उनको देखा जा रहा है और उन्हें टिकट मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो बद्रीनाथ सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। लेकिन मंगलौर सीट की अगर हम बात करते हैं तो मंगलौर सीट पर जो मुकाबला होगा अब त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी तक मंगलौर सीट पर जो मुकाबला होता था बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही अब तक मुकाबला यहाँ पर रहा। राज्य बनने के बाद से या तो मंगलौर की सीट पर या तो कांग्रेस के विधायक चुनाव जीते या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक चुनाव जीते। बिल्कुल, यानी सभी की निगाहें इन दोनों विधानसभा सीटों पर जरूर रहेंगी, क्योंकि तारीखों के ऐलान के साथ ही हलचल जो है उत्तराखंड में काफी ज्यादा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अब है जहां एक तरफ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, कांग्रेस अभी भी सुस्ती दिखाए हुए है। अभी तक कांग्रेस की नींद नहीं खुली और देखना यह होगा कि आखिर कांग्रेस किन प्रत्याशियों को चुनावी रण में यहां पर उतारती है। अभी आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। टिहरी के विधायक विक्रम सिंह नेगी को बनाया मुख्य पर्यवेक्षक। तो यहां पर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए टिहरी के विधायक विक्रम सिंह नेगी को मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है। पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी को भी यहां पर पर्यवेक्षक बनाया है। साथ ही प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह नेगी को सह पर्यवेक्षक बनाया है। जल्द ही पर्यवेक्षक बद्रीनाथ विधानसभा का करेंगे दौरा और पर्यवेक्षक संभावित प्रत्याशियों का पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, जिसके बाद इस सीट पर टिकट के लिए 9 दावेदारों ने आवेदन किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में भी अब हलचल तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस ने उत्तराखंड में होने वाले बाई इलेक्शंस को देखते हुए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर अब बड़ा फैसला ले लिया है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। सीधे अभय कैंतुरा का रुख करेंगे। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है बद्रीनाथ और मंगलौर, वहां पर प्रत्याशियों के भी नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ पर्यवेक्षक नियुक्त करे हैं। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अब भी ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों की समीक्षा करने के साथ साथ अपनी चुनावी रणनीति में कोई तेज बदलाव यहां पर नहीं कर पाई है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सुस्त चाल यहां पर देखने को मिल रही थी, और अब खास बात ये भी कि सुस्त चाल हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी, जब 2 सीटों पर कांग्रेस जो थी असमंजस की स्थिति में थी और देर से नामों का ऐलान किया था। बिल्कुल वही चीज इस समय उपचुनाव में भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें ये कह सकते हैं कि आज से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, जो नामांकन की प्रक्रिया वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 21 जून को नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन यहाँ पर रखा गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कह सकते हैं कि अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नियुक्त करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ये ऑब्जर्वर अब उन विधानसभाओं का दौरा वहाँ पर करेंगे, पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी नब्ज टटोलने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, बहुजन समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है वो अभी भी मंथन करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की चाल सुस्त यहाँ पर जरूर कही जा सकती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ये सब चीजें देख रही है और खासतौर पर बद्रीनाथ विधानसभा सीट में जो कांग्रेस को लाभ मिलना चाहिए था वो इस देरी की वजह से और धीमा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर कांग्रेस तेज गति से यहाँ पर काम करती तो फिर ये समझा जा सकता था कि जो एंटी और यही वजह है कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली। वहीं दूसरी तरफ अब सभी की निगाहें जो 2 विधानसभा सीटें हैं उनके उपचुनाव पर है। वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है, प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान यहां पर कर दिया है, वहीं कांग्रेस अभी भी मंथन की स्थिति में है। अभी आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे।
तो वहीं उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा ने मंगलौर सीट पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे को बीएसपी ने टिकट दे दिया है। अबेदुर रहमान को यहां पर टिकट दे दिया गया है। अबेदुर रहमान को टिकट देने की आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल ने इस बात की पुष्टि की है। बसपा ने मंगलौर उपचुनाव में जीत का भी इसी के साथ दम भर दिया है। तो मंगलौर में उपचुनाव होना है, ऐसे में चुनाव की तारीखों के साथ ही आपको बता दें सरगर्मी उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। बीएसपी ने मंगलौर सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया। आपको बता दें इससे पहले भी ये सीट बीएसपी के ही खाते में गई थी। हालांकि पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद बीएसपी ने यहां पर एक बार फिर से उन्हीं के बेटे पर भरोसा जताते हुए सरवत करीम अंसारी के बेटे अबेदुर रहमान को टिकट दिया है। अब इस चीज की आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल ने इसकी पुष्टि कर दी है। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से मंगलौर की बात करें, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर अब तक कभी भी कमल नहीं खिल पाया, यानी मंगलौर जो सीट है ये बीजेपी के लिए ही नहीं, अब की बार बसपा और कांग्रेस के लिए भी अपनी साख की बात है। ऐसे में बीएसपी ने जिस तरह से सरवत करीम अंसारी के बेटे को टिकट यहां से दिया है, क्या माने किस तरह से मंगलौर का रण, क्योंकि सहानुभूति का भी यहां पर कार्ड बीएसपी ने चल दिया इसी के साथ। ये कह सकते हैं कि मंगलौर विधानसभा चुनाव उपचुनाव का जो रण है वो अब त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि अभी तक इस सीट पर जो राज्य बनने के बाद जितने चुनाव यहाँ पर हुए उस सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही आमना सामना यहाँ पर होता रहा है। कभी कांग्रेस के विधायक यहाँ पर चुनाव जीते हैं तो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर चुनाव जीते हैं। 2022 में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे सरवत करीम अंसारी, वो यहाँ पर चुनाव जीते थे। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रहे काजी निजामुद्दीन, उनसे मात्र लगभग 500 वोटों से उनके वो चुनाव यहाँ पर जीते थे। अब उनके दिवंगत होने के बाद ये कह सकते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर इमोशनल कार्ड यहाँ पर खेला है, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। जो उनके जो बेटे हैं, दिवंगत विधायक के जो बेटे हैं रहमान, उनको यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। जबकि बीजेपी की तरफ से इस सीट पर एक अप्रत्याशित नाम इंपोर्टेंट कैंडिडेट के रूप में जो कह सकते हैं कि इंपोर्ट यहाँ पर किए गए हैं, उनको यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारने का काम किया गया। करतार सिंह भड़ाना, जो कभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राजनीति में बड़ा दखल अंदाज उनका वहाँ पर रहता था, बड़ा दखल उनका वहाँ पर रहता था, अब वो उत्तराखंड की राजनीति में भी अब दस्तक यहाँ पर दे चुके हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में मंगलौर विधानसभा के इस उपचुनाव में प्रत्याशी यहाँ पर है। और अब दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के आगे चुनौती होगी कि अब की बार इतिहास बदलते हुए कमल मंगलौर में खिलाया जा सके। वहीं बीएसपी ने सहानुभूति का कार्ड, इमोशनल कार्ड खेलते हुए कोशिश यही की जाएगी कि ये सीट अपने ही कब्जे में रखी जा सके। अब बीजेपी के करतार सिंह क्या कमाल दिखा पाते हैं, उसके लिए थोड़ा यहाँ पर इंतजार करना होगा। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।